हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियोस में हम डिस्कशन कर रहे थे कि जो भारत का संविधान है उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसमें क्या खास बातें हैं। तो कुछ चीज़ें हमने देखी थी, आज हम देखेंगे उसके आगे कि भारतीय संविधान में और क्या-क्या बातें देखी जा सकती हैं। तो एक तो है राज्य के नीति निदेशक तत्व देखे जा सकते हैं भारत के संविधान में, जिसको कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसको जैसे भाग 1 जो है उसमें बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ये सारी बातें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। जो भाग 2 है पार्ट 2, उसमें नागरिकता संबंधित बातें की गई हैं अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार संबंधित बात किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद कहाँ तक है जी, 35 तक है। फिर जो भाग 4 है उसको कहा जाता है राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसकी चर्चा अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। तो इसी को कहा जाता है डीपीएसपी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है ना। बी आर अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है, ठीक है ना। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: सामाजिक, गांधीवादी तथा उदार बौद्धिक। ये प्रीलिम्स में पूछा भी गया था एक साल, शायद उत्तर प्रदेश के पीसीएस में पूछा गया था कि आईएएस में पूछा गया था कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में जो विचारधारा हैं तो कितने विचारधाराएं देखी जा सकती हैं। तो मोटी मोटा 3 विचारधारा देखी जा सकती हैं। एक सामाजिक विचारधारा यानी कि सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी, एक गांधीवादी विचारधारा मीन्स गांधीइज्म आइडियोलॉजी, और उदार बौद्धिक यानी कि लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी देखी जा सकती है। नीति निदेशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। ये मेन पॉइंट है। नीति निदेशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। सामाजिक लोकतंत्र मीन्स समाज में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सामाजिक लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी हो। और डेमोक्रेसी क्या होता है तो उसकी बहुत सारी मूलभूत विशेषताएं होती हैं, जो हम दिखाएं कि जो होता है उसकी मूलभूत विशेषताएं क्या होती हैं डेमोक्रेसी की। तो इसमें देखिए हम दिखाते हैं ये। और डेमोक्रेसी, ये जो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं यहाँ पर, ये यस। तो डेमोक्रेसी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो उसको यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। पहला तो सॉवरेनिटी रेस्ट विद द पीपल, रेस्ट्स विद द पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी उसे माना जाएगा जहाँ पर संप्रभुता लोगों के पास हो, यानी लोग संप्रभु हों, लोगों के पास में शक्ति हो, लोगों के पास में ये शक्ति हो कि वो अपने सरकार का चुनाव कर सकें, अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकें, जहाँ पर वोटिंग राइट्स हों, उसे कहा जाता है सॉवरेनिटी रेस्ट्स विद द पीपल। दूसरा लिबर्टी हो, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और जो राज्य हैं और जो सरकारें हैं वो जनता के कल्याण के एक साधन के रूप में काम करें। न्यायपालिका इंडिपेंडेंट हो, जो राइट्स होते हैं विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार उसका प्रावधान हो, और रेगुलर इलेक्शंस होते रहें, है ना, जो अपोजिशन है उसका रेस्पेक्ट हो, रूल ऑफ लॉ हो, फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हो, रूल ऑफ मेजॉरिटी हो, प्लूरलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हो। तो ये सारी बातें अगर हैं तो माना जाता है कि क्या है, लोकतंत्र हैं। डेमोक्रेसी के प्रकार में देखें तो जनता और शासक के बीच संबंधों के आधार पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है, जिसकी परिभाषा यहाँ पर लिखा ही हुआ है। एक धन पर संकेंद्रण के आधार पर
साम्यवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी लोकतंत्र हो सकता है, जिसकी परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट इसके आगे देखें कि एक लोकतंत्र को सक्सेस बनाने के लिए आवश्यक शर्तें क्या होनी चाहिए। तो अच्छा एजुकेशनल सिस्टम हो, है ना, माइनॉरिटी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, डेमोक्रेसी स्थापित करने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो पब्लिक के अंदर में, एनलाइटेंड सिटीज़न हो, नागरिकों का हाई मोरल कैरेक्टर्स हो, इकोनॉमिक इक्वलिटी हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, मल्टी पार्टी सिस्टम हो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रेस या मीडिया ईमानदार और स्वतंत्र हो, सोशल इक्वलिटी हो, पीस और सिक्योरिटी हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो। तो ये सारी बातें अगर होती हैं तो माना जाता है कि वहाँ पर है क्या, एक अच्छा डेमोक्रेसी है। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं, तो नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। मीन्स अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के इसके एक और आर्टिकल है उसके तहत हाई कोर्ट में जाकर के हम सीधा अपना रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं और अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, अगर हमारे अधिकारों का वायलेशन कोई नागरिक या कोई व्यक्ति या कोई सरकार करती है तो। लेकिन अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में लिखी बात को पूरा नहीं कर पाती है सरकार, तो हम इसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करवा सकते जा करके कोर्ट में। तो वही कह रहा है इसमें कि मौलिक अधिकारों की तरह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है, किंतु इनके पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत। मिनर्वा मिल्स मामले 1980। तो मिनर्वा मिल्स केस कब आया था, तो 1980 में आया था। तो मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। फिर संविधान की अगली जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो खास बात है, विशेषता है, वो है मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 के दौरान शामिल किया गया था। 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। संविधान के 4A भाग में एक मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 क है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करें, सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करें इत्यादि। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय इन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है।
नीति निदेशक तत्वों की तरह कर्तव्यों को भी कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो नीति निदेशक तत्वों की भांति कर्तव्यों को भी कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। अगली विशेषता क्या है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। पहला, वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। दूसरा, प्रस्तावना हर भारतीय नागरिकों की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 14, धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15, सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 16, हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है। अनुच्छेद 25, हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है ना। हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 26, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 27, किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। अनुच्छेद 28, नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44, तो संविधान में कहाँ तो 12 स्थान हैं जहाँ पर हम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को देख सकते हैं। मीन्स एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के मूलभूत भावना को देखा जा सकता है। पहला तो वही कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया और प्रस्तावना में ही आस्था, पूजा अर्चना, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता ये सब प्रदान किया गया है। फिर अनुच्छेद 14, 15, 16, फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30, अनुच्छेद 44 जिसमें समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा धर्म यानी चर्च और राज्य यानी राजनीति के बीच पूर्ण अलगाव रखती है। धर्मनिरपेक्षता की यह नकारात्मक अवधारणा, धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा धर्म यानी चर्च और राज्य यानी राजनीति के बीच पूर्ण अलगाव रखती है। पश्चिमी अवधारणा, धर्मनिरपेक्षता की यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ का समाज बहुधर्मवादी है। इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर अथवा सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। इसके अलावा संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व को भी समाप्त कर दिया है। संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया है। हालांकि संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान करता है। तो ये है। अगली विशेषता हमारे संविधान की क्या है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार
आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988, ठीक है, ये जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था ये आया था 1988 में, लेकिन इस अधिनियम एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था 1989 में। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 आया था, लेकिन 1989 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया और इसके द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। देश के वृहद आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक व सराहनीय प्रयोग था। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है। समानता ने स्वाभिमान में वृद्धि करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है, तो स्वाभिमान में वृद्धि करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यकों की अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है तथा कमजोर वर्गों के लिए नई आशाएं और प्रत्याशा जगाता है। अगली विशेषता है संविधान की एकल नागरिकता। यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है और दो लक्षणों एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न तो केवल देश की नागरिकता होती है, बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है। इसलिए वह अधिकारों के दो समूहों का लाभ उठाता है, पहला राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त, दूसरा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुआ हो या रहते हों, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, सिवाय कुछ मामलों के, जैसे जनजातीय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर इत्यादि। सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकारों के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद और नृजातीय विवाद होते रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र के निर्माण का जो सपना देखा था वह पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया है। अगला हमारा विशेषता है संविधान की स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार यानी केंद्र और राज्य न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में परिकल्पित किया है। ऐसे कुछ स्वतंत्र निकाय निम्नलिखित हैं, जैसे संसद, राज्य विधान सभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग है जी। तो निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जो क्या करती हैं, संसद की, राज्य विधानसभा की, भारत के राष्ट्रपति की और भारत के उपराष्ट्रपति के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करते हैं। दूसरा, राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। तो पहला हो गया निर्वाचन आयोग, दूसरा हो गया भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। संघ लोक सेवा आयोग,
जो कि एक स्वतंत्र निकाय है। यह अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। अगला, राज्य लोक सेवा आयोग, जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना व अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना है। विभिन्न प्रावधानों यथा कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि पर भारित विभिन्न व्यय आदि के माध्यम से संविधान इन निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अगला है आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। ये सारे उद्देश्य हैं आपातकालीन प्रावधान के। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, तो युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की अवस्था में लगाया जा सकता है। तो युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह अगर होता है तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। दूसरा, राज्य में आपातकाल, जिसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता, तो केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता, ये बात है अनुच्छेद 365 में। और राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता होती है तो 356 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। और तीसरा होता है वित्तीय आपात। भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में हो तो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, कह लें वित्तीय आपातकाल। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। राजनीतिक तंत्र का संघीय समन्वय परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक तंत्र का संघीय से एकात्मक में परिवर्तित होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। अगली संविधान की विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार। मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था, केंद्र व राज्य और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र एवं राज्यों की शक्तियां अंतर्विष्ट थीं। बाद में वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, 9वां भाग, एवं नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। तो नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, और नई अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची 11 जोड़कर वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया। इसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 ने एक नए भाग 9A तथा नई अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय सरकारों की संवैधानिक मान्यता प्रदान की। अगली विशेषता है सहकारी समितियां। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, ठीक है,
97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। इस संदर्भ में निम्न 3 परिवर्तन संविधान में इसने किए। पहला, इसने सहकारी, देखो पहले 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, इसने क्या क्या परिवर्तन किए हमारे संविधान में? तो पहला, इसने सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया अनुच्छेद 19 में। दूसरा, इसने एक नया राज्य का नीति निदेशक तत्व जोड़ा। सहकारी समितियों के प्रोत्साहन देने के लिए अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 19 में जोड़ा गया मौलिक अधिकार के रूप में, अनुच्छेद 43B में जोड़ा गया नीति निदेशक सिद्धांत के रूप में। तीसरा, इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा, सहकारी समितियां, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज शीर्षक से। अनुच्छेद 243 ZH से लेकर 243 ZT तक कहा गया है सहकारी समितियों के बारे में। नया भाग 9B के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधानों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि देश भर में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यावसायिक, स्वायत्त ढंग से तथा आर्थिक मजबूती के साथ कार्य करें। यह संसद को अंतर्राज्य सहकारी समितियों तथा राज्य विधायिकाओं को अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अब देखते हैं संविधान की आलोचना। संविधान की आलोचना किन किन आधारों पर हुई है? तो भारत का संविधान जैसा कि संविधान सभा द्वारा बनाया और अंगीकार किया गया की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। पहला, उधार का संविधान। आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। वे इसे उधार का संविधान कहते हैं और उधार की एक बोरी अथवा एक हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजों की पैबंदगिरी, लेकिन ऐसी आलोचना पक्षपातपूर्ण एवं अतार्किक है। ऐसा इसलिए कि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधान के आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करके ही स्वीकार किया। उपरोक्त आलोचना का उत्तर देते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा, कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है? 100 साल से अधिक हो गए जबकि दुनिया का पहला लिखित संविधान बना। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा बना दिया। किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए यह पहले ही तय हो चुका है। उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधानों में मुख्य प्रावधानों में समानता दिख सकती है। केवल एक नई चीज यह हो सकती है, किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ है कि उसमें गलतियों को दूर करने और देश की ज़रूरतों के अनुरूप उसको टालने की विविधता उसमें मौजूद रहे। यह दोषारोपण है कि यह संविधान अन्य देशों के संविधानों की हूबहू नकल है। मैं समझता हूँ संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। तो उधार का संविधान आलोचना का जवाब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। अगली आलोचना का विषय है कि 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है ये। आलोचकों ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान भारत के संविधान में डाल दिए। इससे संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बनकर रह गया या फिर उसका ही संशोधित रूप। उदाहरण के लिए N श्रीनिवासन का कहना है कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। उसी प्रकार सर आइवर जेनिंग्स, देखो इनका नाम, N श्रीनिवासन का कहना है कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। उसी प्रकार सर आइवर जेनिंग्स
ब्रिटिश संविधानवेत्ता ने कहा कि संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है, जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों के पाठ बिल्कुल उतार लिए गए हैं। पुनः PR देशमुख संविधान सभा सदस्य ने टिप्पणी की कि संविधान अनिवार्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस वयस्क मताधिकार उसमें जुड़ गया है। उपरोक्त आलोचनाओं का उत्तर संविधान सभा में BR अम्बेडकर ने इस प्रकार दिया। जहां तक इस आरोप की बात है कि प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया गया है, मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा। उधार लेने में कुछ भी लज्जास्पद नहीं है। इसमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर किसी का एकस्व अधिकार, पेटेंट राइट्स नहीं है। मुझे खेद इस बात के लिए है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए गए प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से संबंधित हैं। अगला आलोचना का विषय है अभारतीय अथवा भारतीयता विरोधी। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अभारतीय या भारतीयता विरोधी है, क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उनका कहना है कि संविधान की प्रकृति विदेशी है, जिससे यह भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त एवं अकारण है। इस संदर्भ में के हनुमंथैया संविधान सभा सदस्य ने टिप्पणी की, हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए। उसी प्रकार लोकनाथ मिश्रा एक अन्य संविधान सभा सदस्य ने संविधान की आलोचना करते हुए इसे पश्चिम का दासवत अनुकरण बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण कहा। लक्ष्मी नारायण साहू एक अन्य संविधान सभा सदस्य का कहना था, जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, भारत के मूलभूत उनमें प्रकट नहीं होती। यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद ही टूट जाएगा। अगला आलोचना का विषय है गांधीवाद से दूर संविधान। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायतों के आधार पर निर्मित होना चाहिए। इस संदर्भ में वही सदस्य के हनुमंथैया ने कहा, यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते, न ही संविधान को उन्होंने विचार किया होगा। टी प्रकाशम संविधान सभा के एक और सदस्य इसी कमी का कारण गांधी जी के आंदोलन में अंबेडकर की सहभागिता नहीं होना, साथ ही गांधीवाद विचारों के प्रति उनका तीव्र विरोध को बताते हैं। अगला आलोचना का विषय है महाकाय आकार। आलोचक कहते हैं कि भारत का संविधान बहुत भीमकाय और बहुत विस्तृत है, जिसमें अनेक अनावश्यक तत्व भी सम्मिलित हैं। सर आइवर जेनिंग्स एक ब्रिटिश संविधानवेत्ता के विचार में जो प्रावधान बाहर से लिए गए हैं, उनका चयन बेहतर नहीं है और संविधान सामान्य रूप से कहें तो बहुत लंबा और जटिल है। इस संदर्भ में HV कामथ संविधान सभा के सदस्य ने टिप्पणी की, प्रस्तावना जिस किरीट का हमने अपनी सभा के लिए चयन किया है वह एक हाथी है। यह शायद इस तथ्य के अनुरूप ही है कि हमारा संविधान भी दुनिया में बने तमाम संविधानों में सबसे भीमकाय है। उन्होंने यह भी कहा, मुझे विश्वास है सदन इस पर सहमत नहीं होगा कि हमने एक हाथी नुमा संविधान बनाया है। अगला आलोचना का विषय है वकीलों का स्वर्ग। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विविधतापूर्ण तथा बहुत जटिल है। उनके विचार में जिस कानूनी भाषा और मुहावरों को शामिल किया गया है, उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है। वहीं सर आइवर जेनिंग्स इसे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। इस संदर्भ में HK माहेश्वरी संविधान सभा के सदस्य का कहना था, प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है, अदालतों की ओर अधिक उन्मुख होंगे, वे कम सत्यनिष्ठ होंगे और सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन वे नहीं करेंगे।
यदि मैं ऐसा कह सकूं तो यह प्रारूप वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है। यह वाद या मुकदमों की व्यापक संभावना खोलता है और हमारे योग्य और बुद्धिमान वकीलों के हाथ में बहुत सारा काम देने वाला है। उसी प्रकार संविधान सभा के एक अन्य सदस्य PR देशमुख ने कहा, मैं यह कहना चाहूँगा कि सदन के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने जो अनुच्छेदों का प्रारूप प्रस्तुत किया है, मेरी समझ से अत्यंत भारी भरकम है, जैसा कि एक भारी भरकम जिल्द वाला विधि ग्रंथ हो। संविधान से संबंधित कोई दस्तावेज इतना अधिक अनावश्यक विस्तार तथा शब्दाडंबर का इस्तेमाल नहीं करता। शायद उनके लिए ऐसे दस्तावेज को तैयार करना कठिन था, जिसे मेरी समझ से एक विधि ग्रंथ नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज होना था, एक जीवंत स्पंद युक्त जीवनदायी दस्तावेज। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हुआ और हम शब्दों और शब्दों से लद गए और जिन्हें बहुत आसानी से हटाया जा सकता था।